हेलो, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है? हमारा टॉपिक है आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्लास 12 का जेई और नीट में आने वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो आइए बात को स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली क्लास में आप लोगों ने अच्छे से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्लियर कर लिया होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जनरल मीनिंग बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। अब सीधे हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, स्ट्रक्चर और अगर हम इसके अलावा और क्या बोलें, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सभी कुछ, ये सबके सब आइसोमर्स में सेम मिलने वाले हैं। बड़ा सरप्राइज होते हैं कुछ बच्चे, लेकिन क्लास 11th में आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बेसिक चीजें अच्छे से पढ़ी होंगी। डिफरेंस कहां मिलता है? दे शोज these type of isomers I am talking about, that is optical isomer, they shows different behavior towards plane polarized light। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेकर डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। जिनको नहीं मालूम वो अच्छे से इसको समझ लें एक बार। सपोज करते हैं हमारे पास एक लाइट सोर्स है, से आप इसको सोलर एनर्जी बोल सकते हैं, सनलाइट बोल सकते हैं, जो डिफरेंट उनके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जीज मिलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी में आपने पढ़ा होगा। अगर मैं इस लाइट को पास करता हूं बेटा निकोल प्रिज्म के अंदर से, निकोल प्रिज्म बेसिकली पोलराइजर है। पोलराइजर का काम होता है ये जो डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है, ऑसिलेशन हो रही है लाइट्स की, वो एक सिंगल डायरेक्शन में हो जाए। तो इसमें से पास होने के बाद आपकी लाइट पीपीएल में प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसको बोलते हैं, एक सिंगल वाइब्रेशनल मोड में आ जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब सपोज करते हैं यहां पर हम लोगों ने एक ट्यूब रखी, इस ट्यूब के अंदर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन रखा। इसके सपोज करते हैं इस ट्यूब के अंदर हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में से इस लाइट को आपने पास किया, यहां पर आपने एनालाइजर लगाया। एनालाइजर एक बाइनोकुलर जैसा होता है जहां से आप देख सकते हैं, और सपोज करते हैं आप यहां पर बैठकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि व्हाट यू आर गेटिंग। तो आपके पास पॉसिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसमें कोई वेरिएशन दिखाई ना दे, जैसे ही आ रही थी एज इट इज वैसी ही आए। माइट बी पॉसिबल कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको राइट साइड में टिल्टेड दिखाई दे और लेफ्ट साइड में टिल्टेड दिखाई दे। राइट या लेफ्ट, अगर राइट है तो उसको डेक्स्ट्रोफॉर्म बोलते हैं और लेफ्ट है तो उसको लीवोफॉर्म बोलते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। इट मींस ये सॉल्यूशन अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट में रोटेट कर पा रहा है, ये सॉल्यूशन इस पीपीएल को राइट या लेफ्ट में रोटेट कर पा रहा है, तब आप कहेंगे कि मेरा ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इफ इट इज नॉट रोटेटिंग, इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन दिस पीपीएल, जैसा है वैसा का वैसे इसने पीपीएल को छोड़ दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर कोई रोटेशन शो नहीं किया, इट मींस माय सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। माय सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बेसिकली जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ये जो सॉल्यूशन है अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये राइट या लेफ्ट में रोटेशन शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो राइट या लेफ्ट में पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा। तो ये था आपका बेसिक मीनिंग, जहां से आपको स्टार्ट करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। बेसिकली यहां पर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए यानी कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ाने वाला हूं, तो वहीं पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। देखिए दूसरी बात करता हूं कंडीशंस की। कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए अगर किसी मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स को ऑप्टिकली एक्टिव होना है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है। देखिए इसमें से पहली कंडीशन है द कॉम्प्लेक्स शुड नॉट contain any
एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपके कॉम्प्लेक्स के पास नहीं होनी चाहिए। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। इन तीनों में से किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए आपके कॉम्प्लेक्स के पास। दूसरी कंडीशन है द मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इंपोजिबल, नॉन सुपर इंपोजिबल। नॉन सुपर इंपोजिबल को हम नॉर्मली ऐसे दिखाते हैं कि अगर इंग्लिश का एक लेटर है पी, इसको मिरर में अगर मैं देखता हूं तो आपको ऐसा दिखाई देगा। इसको उठाकर इसके ऊपर रखता हूं तो ये सुपर इंपोज नहीं होगा। इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे के लिए नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है। तो आपके कॉम्प्लेक्स की जो 3D फिगर है उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल नहीं होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है इन केस ऑफ टेट्रा, ये ज्यादातर हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर ही लगाते हैं, लेकिन दूसरी जगह पर भी हम लगा सकते हैं। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, in case of tetrahedral complex, they must contain chiral center। chiral center का मतलब होता है सेंटर में अगर मेटल आप देख रहे हैं तो मेटल के ऑल 4 बॉन्ड्स डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी चारों तरफ उसके जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट होने ही चाहिए। लेकिन ये पॉइंट वैलिड रहेगा टेट्राहेड्रल के लिए, सब जगह ये वैलिड नहीं रहेगा। इतनी बात क्लियर होगी? हाँ, इनमें तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी अगर आपने इसको ठीक से पहचान लिया तो डेफिनेटली वहां पर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा पॉइंट नंबर 1 ही अपने आप में सफिशिएंट रहेगा इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए या समझने के लिए। ठीक, क्लियर है पॉइंट? ये बात हुई कंडीशन की। अब हम कंडीशन के बाद बात करते हैं बेटा कि कहां कहां पर आपको ढूंढना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कहानी। ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको कहां कहां मिल सकते हैं? देखिए, प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा। प्रोबेबिलिटी के बाद आपको एक ट्रिकी लिस्ट भी आपको दूंगा, उस लिस्ट से ये काफी ज्यादा आपको आसान लगने लगेगा। अदरवाइज कहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ढूंढने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो मैं एक लिस्ट आपको दूंगा, बहुत ही परफेक्ट सी लिस्ट, जहां से आपको ये समझना और करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी प्रोबेबिलिटी की बात बताता हूं। देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 वाले बहुत कम मिलते हैं कॉम्प्लेक्सेस के अंदर और 6 वाले मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने अच्छे से समझा है। अगर मैं यहां पर बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन आपको sp मिलेगा विद लीनियर ज्योमेट्री। यहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगा विद ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पॉसिबिलिटी 2 हो सकती हैं, शायद हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिले या फिर आपको dsp2 मिले। अगर sp3 मिलता है तो ज्योमेट्री रहती है टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 मिलता है तो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन आपको d2sp3 मिल सकता है या फिर sp3 d2 मिल सकता है। इन दोनों ही केस में जो ज्योमेट्री मिलती है वो होती है बेटा ऑक्टाहेड्रल। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करें। कहां कहां पॉसिबिलिटी है जहां पर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सोचना चाहिए, अननेसेसरी सारी चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है। एक पॉसिबिलिटी तो है बेटा टेट्राहेड्रल के अंदर, यहां पर पॉसिबिलिटी है, बोल रहा हूं पॉसिबिलिटी, हमेशा मिलेगा नहीं मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आगे चलकर हम देखने वाले हैं। यहां एक पॉसिबिलिटी है जहां पर आपको ऑप्टिकल आइसोमर मिल सकता है। किस कैटेगरी में? अगर आपके पास मेटल के साथ ऑल 4 मोनोडेंटेट लिगेंड, ऑल 4 चारों के चारों मोनोडेंटेट लिगेंड्स डिफरेंट टाइप के हैं, all 4 monodentate ligands are of different type with a central metal or atom or ion. It means this kind of tetrahedral complex will show
विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सपोज करते हैं यहां पर मेटल है और मैंने आपको इस तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, जैसे यहां पर ए बी सी डी। क्योंकि सेंटर में जो मेटल है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये सेंटर में जो मेटल है ये कायरल सेंटर आप इसको बोल सकते हैं। कायरल सेंटर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑल 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स। अगर इसका मिरर इमेज आप बनाते हैं, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो डेफिनेटली वो नॉन सुपर इंपोजिबल होगा। अगर आप बनाकर देखना चाहें तो बनाकर देख सकते हैं, वो डेफिनेटली कैसा होगा? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज यहां पर बनने वाली है। ये इसकी मिरर इमेज है, यहां पर भी कायरल सेंटर आपको मिल रहा है। अगर इसको उठाकर इसके ऊपर रखा जाए तो ठीक से सुपर इंपोज नहीं होगा। तो कायरल सेंटर भी है इसके पास, मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल है, और इस मॉलिक्यूल को मैं किसी भी प्लेन से कट करूं तो कहीं पर भी 2 इक्वल हाफ मुझे नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब इसके पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, जो इस बात को प्रूव करता है कि यस, दिस कैटेगरी टाइप ऑफ में जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट की बात करता हूं बेटा, स्क्वायर प्लेनर। देखिए स्क्वायर प्लेनर में आपको नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहां आपको ऑप्टिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम पूछते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं मिलता है, तो इसका लॉजिक रहेगा, इसका रीजन रहेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, सॉरी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगी, क्योंकि सारे लिगेंड्स एज वेल एज सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक ही प्लेन में रहते हैं, तो वहां पर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलने की वजह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बहुत 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 रेयरली आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। लिगेंड हो सकता है बहुत ही ज्यादा बड़े साइज का आ जाए या कुछ वहां पर डिफरेंसेस क्रिएट कर दे जिसकी वजह से ये ना मिले। अदरवाइज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में आपको कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहां पर लिखा है नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। हाइब्रिडेशन कुछ भी हो, अभी हम हाइब्रिडेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो बात हम वैलेंस बॉन्ड थियरी वीबीटी में बाद में करेंगे। ठीक, इस कैटेगरी में काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। यहां पर काफी ऐसा एरिया है कि काफी डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं ऑक्टाहेड्रल में, जहां पर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है। तो अब आगे जो डिटेल बात करेंगे, टेट्राहेड्रल में जो कैटेगरी है क्लियर हो चुकी है, स्क्वायर प्लेनर में क्लियर हो चुकी है। 3 और 2, क्योंकि यहां पर मिलने वाले मेटल और लिगेंड सेम प्लेन में ही रहेंगे, तो यहां पर भी आपको ऑप्टिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलेंगे। तो पॉसिबिलिटी एक सिर्फ इस जगह थी जहां का कैटेगरी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। दूसरा बचा हमारा नंबर 6 वाला। तो आइए यहां पर मैं आपको एक लिस्ट देने जा रहा हूं, उस लिस्ट के अंदर हम काम करेंगे, बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाहर जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टोटल मिलाकर मैंने यहां पर 9 कैटेगरी मेंशन की है। इस 9 कैटेगरी के अलावा आपको कहीं कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं मिलेगा। मीनिंग आपको दोबारा से रिवाइज करा दूं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल में मैंने इसको बताया था। अगर AA को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड जैसे इथाइलिन डायमीन या ऑक्सलेटो वगैरह है। अगर मैंने लिखा है यहां पर देखिए AB ब्रैकेट में, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है जैसे ग्लाइसिनेटो। अगर मैंने इनको ब्रैकेट में नहीं लिखा, सिंपली लिखा जैसे B2, या यहां पर लिखा है BC, BCDE, अलग अलग लिखा A2, B2, C2, इसका मतलब ये सभी क्या हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। ये सारी वो कैटेगरी हैं जहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे ही आप किसी और एग्जाम्पल पर जाएंगे, इस कैटेगरी से बाहर निकल कर जाएंगे, वहां आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे मुझे लगा सबसे ज्यादा सिंपल मेथड यही है। ऑल्दो हम इनको इलेबोरेट करना शुरू करेंगे, इसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, बाकी एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले वाला है हमारा नंबर 1, जहां से आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। MAA होल थ्राइस का मतलब है यहां पर सेंटर में मेटल है, सेंटर में मेटल है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस तरीके से क्रिएट हो रही है।
ऑल्दो यहां पर ए होल थ्राइज मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं बेटा। सपोज करते हैं मैंने यहां पर ए क्योंकि बाइडेंटेट है तो इसको पीछे से कनेक्शन कनेक्ट कर दिया ए और यहां से ए। तो ये आपका एक तरीके से क्या बना बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं, क्लियरली कुछ बच्चों को अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि इसकी मिरर इमेज अगर मैं बना रहा हूं तो वहां पर आपको यहां पर मेटल मिलेगा, ये देखिए ए, ये कनेक्शन और ये। तो देख रहे हैं आप दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज नहीं है। आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे, सुपर इंपोज नहीं होगा। इसके अंदर किसी भी तरीके की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जिसको पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री, एओएस एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर आपको ये पॉइंट्स में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो क्लास 11th में पढ़ाया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उसको आप पढ़ सकते हैं जाकर। ठीक, तो यहां पर किसी भी तरीके की, इसका मतलब क्लियर हो चुका है कि ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं। हाँ, ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो इसको लेवो बोलूंगा और वाइस वर्सा, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लेवो को प्रैक्टिकली ही समझा जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली ही हम पता लगा सकते हैं, थियोरेटिकली हम उसका पता नहीं लगा सकते। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। ए होल ट्वाइस B2, इसका मतलब यहां पर सिचुएशन कैसी है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल है। मैं इसको रब कर दे रहा हूं जिससे हमें थोड़ा सा बनाने के लिए अच्छी सी जगह मिल जाए। ठीक, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 को ज्यादा अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं बेटा। यहां पर सपोज करते हैं ये मैंने बनाया सेंटर में मेटल, ऑक्टाहेड्रल फ्रेमवर्क ले लिया। ए होल ट्वाइस, जैसे मैंने यहां पर ए होल ट्वाइस मतलब ये भी डाइडेंटेट या बाइडेंटेट है। B2 यानी यहां पर B है, यहां पर B है। B एक दूसरे के अपोजिट में चला गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या बोल सकता हूं बेटा, ट्रांसफॉर्म बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, ट्रांसफॉर्म। थोड़ा इमेजिनेशन सोचिए, अगर मैं इसकी मिरर इमेज तैयार करता हूं, इसकी मिरर इमेज, तो डेफिनेटली इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, सुपर इंपोजिबल। यानी जो भी मिरर इमेज बनेगी उसको उठाकर इस पर रखोगे तो सुपर इंपोज हो जाएगा। इसका मतलब इस कैटेगरी में जो ट्रांसफॉर्म बनी, इसको मैं बोल सकता हूं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्लियरली आप बता सकते हैं, क्योंकि इसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजिबल है, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर मैं इसी का ट्रांसफॉर्म बनाता हूं, यानी ज्योमेट्री की भी थोड़ी सी बात करना जरूरी है। अगर बेटा मैं इसी का ट्रांसफॉर्म बनाता हूं तो चलिए बनाकर देखते हैं। ये मैंने यहां पर मेटल लगाया और इसका ऑक्टाहेड्रल फ्रेमवर्क हो गया ये। अब मैंने यहां पर ए यहां से ले लेते हैं इसको, ऐसे वो ज्यादा बढ़िया बनेगा। ये आपस में कनेक्टेड, ये क्योंकि मुझे दोनों बी को 90 डिग्री पर रखना है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्म क्या बन गई बेटा, सिस फॉर्म बन गई। ये ट्रांस है विद रिस्पेक्ट टू बी, ये सिस है विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 180 का है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। वो तो ज्योमेट्री में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अगर बेटा मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं, डेफिनेटली इसकी मिरर इमेज कैसी बनने वाली है, कुछ बच्चों को समझ में आ ही गया होगा। इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल बनेगी। कैसी बनेगी, नॉन सुपर इंपोजिबल। देखिए यहां पर मैं रख रहा हूं ए बी, तो दिस इज द मिरर इमेज। ऑब्वियसली आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखते हैं, कैसी बनेगी ये, नॉन सुपर इंपोजिबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा था। रीजन ये है कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल तो शो कर ही रहा है, ज्योमेट्रिकल को तो हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ज्योमेट्री में जो सिस फॉर्म बनी, इसकी ये मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल थी, इसलिए इसकी जो सिस फॉर्म है वो है ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो बात समझ में आई, क्लियर हुआ। ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों, क्योंकि इसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजिबल। सिस फॉर्म is optically active because its mirror image
इज नॉन सुपर इंपोजिबल। तो इन दोनों को आप एनेंटियोमर बोल सकते हैं। इसकी मिरर इमेज के साथ इसके बारे में बात करेंगे तो उसको एनेंटियोमर नहीं बोलेंगे, वो दोनों एक ही जैसे मॉलिक्यूल माने जाएंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या करना है, यहां पर मैंने B2 लिखा, यहां BC कर दिया, यानी एक तरफ B एक तरफ C। वहां पर भी सेम लॉजिक काम करेगा। सिमिलरली इस B की जगह C लिख दे रहा हूं, इस B की जगह C लिख दे रहा हूं। ठीक, हां, अब इसमें एक छोटे से वर्ड का डिफरेंस आएगा। जैसे मैं यहां पर मैंने सिंपली इसको ट्रांस बोल दिया था क्योंकि दोनों तरफ B था, एक तरफ B एक तरफ C है, तो इसको मैं बोलूंगा ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू B एंड C। ट्रांस बोलूंगा, क्लियरली ट्रांस बोलूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि किसके रिस्पेक्ट में ट्रांस, B और C के रिस्पेक्ट में ट्रांस। यहां पर मैं सिस बोलूंगा, डेफिनेटली बोलूंगा, लेकिन साथ में बोलूंगा विद रिस्पेक्ट टू B एंड C। विद रिस्पेक्ट टू B एंड C ये सिस हैं, लॉजिक फिर से वही रहेगा, लॉजिक सेम रहेगा। इसकी जो ट्रांसफॉर्म होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होगी। क्लियर हो गया बात। इधर देखिए, ये सारी कैटेगरी इसी में है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, इन एग्जाम्पल को आप समझिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा EDTA। EDTA होता है बेटा हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड जैसे इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, आपको याद ही होगा, काफी बार ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसके बारे में। अगर हेक्साडेंटेट लिगेंड आ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो जाएगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया तो याद यही ध्यान रखना है बेटा कि मेटल के साथ अगर अकेला EDTA आ चुका है तो वो भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्रिएट करके आपको देगा। ठीक, तो अलग अलग, अगर ऑल 1 2 3 4 5 6 ऑल मोनोडेंटेट लिगेंड, ऑल 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। इस एग्जांपल में देखिए, ऑल 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, यहां पर भी अगर ऑल 6 डिफरेंट हो गए तो कार्डिलिटी यहां पर रोल प्ले करेगी। जैसे अभी हम लोगों ने टेट्राहेड्रल में देखा था, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्रिएट कर सकता है। तो क्लियरली आप ध्यान रखिए इस 9 की लिस्ट का, अदरवाइज जैसे आप इसके बाहर जाएंगे। चलिए हम चलकर देखते हैं, इस लिस्ट से थोड़ा सा बाहर निकलकर देखते हैं, कुछ और तैयार करके देखते हैं क्या वहां पर प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। यानी ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि इसको आप रटिए, याद करिए इस पर्टिकुलर लिस्ट को, डेफिनेटली थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो आपको काफी आसान लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल चेंज करता हूं, मेरे पास है मेटल AA और साथ में लिया से B4। अब ये इस लिस्ट में तो है नहीं, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी इस लिस्ट में नहीं है। ठीक, अब इसको बनाकर देखते हैं, देखते हैं यहां क्या प्रॉब्लम आ गई, क्यों ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ये कर पाएंगे, बाकी नहीं करेंगे, बात खत्म। देखिए यहां पर मैंने बनाया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, क्लियर है। तो यहां पर हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल क्रिएट किया, AB4। तो चलिए यहां पर रख देता हूं AB4, यहां सब जगह पर लगा दिया B। इसकी मिरर इमेज बनाई, मिरर इमेज, मिरर इमेज, ठक 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 ठक, ये बन गया इसकी मिरर इमेज। फट फट से बना देते हैं। ये आ गया बेटा बी ज्यादा नहीं करना चाहिए वैसे, प्रॉब्लम हो जाती है। ये इसकी मिरर इमेज है। अब बच्चे क्या सोचेंगे कि मिरर इमेज इसके ऊपर रखकर देखा, नॉन सुपर इंपोजिबल, वही पॉइंट आया, नॉन सुपर इंपोजिबल। इसका मतलब उनको लगेगा कि ये एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बीच में से कट करता हूं एक इमेजिनरी प्लेन से, यहां एक सोचो मैंने मिरर लगा दिया, यहां पर एक मिरर लगा दिया, ठीक बीच में, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ये ऊपर वाला आधा और नीचे वाला आधा बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज आ गई एकदम। इसका मतलब यहां पर आपको क्या मिल चुका है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल चुकी है। और मैंने आपको बताया था कि आपके मॉलिक्यूल के पास किसी भी तरीके की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली, इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल चुकी है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने की वजह से ये ऑप्टिकली
इनएक्टिव हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा है कि हम डायग्राम दूसरा बना लेंगे, चलो देखते हैं तुम और क्या सोच सकते हो। इसी में सपोज करते हैं यहां पर मेटल, चलो मेटल को मैं नहीं दिखा रहा हूं, क्रॉस दिखा देंगे एक। तो ये आपने पोजीशंस ली। अब सपोज करते हैं आपने सोचा होगा मैं ऐसे लगाता हूं ए बी 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 बी, इसको आपको लगेगा इसको बीच में से कट करूंगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नहीं। तब हम अगर इस मॉलिक्यूल को बेटा यहां से कट करके देखें तो अगेन आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई ना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो वहां तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलने का चांस ही नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलने का चांस ही नहीं है। इसलिए आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और स्टूडेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन करने में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। इसीलिए मैंने ये 9 की लिस्ट आपको दी है कि थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर आप इसको मैनेज कर सकें। क्लियर हो गई? सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।